फैमिली शुरू से सिखाती है ना अपने पर भरोसा नहीं करें। यस बच्चों को शुरू से ये ट्रेनिंग दे रहे हो सर। कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। हमने नीट नहीं क्वालिफाई किया तो फिर हमारी तो जिंदगी खत्म। फेलियर हम जेईई नहीं क्वालिफाई किया तो हमारी तो जिंदगी खत्म। फेलियर है, खत्म। सर नीट में लेकिन एक ट्रेंड भी देखा होगा आपने, ड्रॉप लेते हैं बच्चे। सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ अपने पे भरोसा करो। आप में बहुत अंदर में बहुत ताकत है, आप अपने ऊपर भरोसा करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग थैंक्स टू यू सर कि आप इस शो पे आए, आपने हमें अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, आपको सुबह सुबह परेशान किया हमने। तो सर मेरा मतलब पहला क्वेश्चन तो नहीं, मतलब कि पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट स्टार्ट कैसे हुआ था? ये बचपन से ही था या आगे जाके डेवलप हुआ थ्रू? नहीं, वो बचपन से ही था। अच्छा, बचपन से ही आप फिजिक्स के लिए? क्या है ना कि देखो, हमारे टाइम पे, मैं बात कर रहा हूँ 60s, अर्ली 60s की, उस टाइम पे बहुत सारा चीज़ें का कोई एक्सपोजर नहीं था। यस सर। हाँ, हमें स्कूल जाना होता था, हमें घर में रहना होता था, हमें हाट बाजार के लिए जाना होता था, सब्जी वब्जी खरीदने जाना होता था, फिर हम गली में इधर उधर घूमते थे बच्चों के साथ, कहीं पे कुछ कबड्डी खेल लिया, कुछ कर लिया, तो ऐसे ही चल रहा था। तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, यस सर। तो हमें और कहीं इंटरेस्ट होने की जगह भी नहीं थी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। उसके लिए कुछ और था नहीं। अब फिजिक्स एज सच जिसको कहेंगे हम, उसका इंटरेस्ट +2 के बाद से शुरू हुआ, या +2 से शुरू हुआ। तो 10th तक तो सभी चीज़ें पढ़ना है, सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे लिटरेचर अच्छा लगता था, हिंदी अच्छी लगती थी हमें, इंग्लिश तो हमारी ऐसे ही रही, कभी भी अच्छी नहीं। उसके साथ आस्था नहीं जगी। इट्स नॉट दैट कि मैं अंग्रेजी बोलता नहीं या उसको पढ़ता नहीं, या लेकिन उसके साथ एक जो अपनापन होता है ना, वो मेरा नहीं डेवलप हुआ। नॉट दैट कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हर चीज के साथ थोड़ी डेवलप होता है। बिल्कुल। तो वो था, बट हिंदी वाज मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। हिंदी बहुत मोस्टली वो मैंने देखा, आजकल तो नहीं होता, आजकल तो लोग वेट करते हैं कि 10th के बाद हिंदी खत्म हो। नहीं, हिंदी तो मेरे को आज भी वो हिंदी से बहुत प्यार है। अभी मैंने हिंदी में करा ना भौतिकी की समझ, जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स है, वो पिछले कई सालों से हम चाह रहे थे कि काफ़ी समय हो गया, इतने समय में हमने भी बहुत कुछ सीखा है, 30-32 साल हो गए, तो फिर उसको अब जो नया सीखा है उसको फिर से लेके आना स्टूडेंट्स के लिए, तो बजाय उसको अंग्रेजी में लाने के हमने हिंदी में लाया। डिफरेंट वे। हाँ, तो उसका भौतिकी की समझ नाम है। इट्स नॉट ए ट्रांसलेशन, इट्स ऑल टुगेदर न्यू बुक। बहुत कुछ कॉमन होगा, लेकिन फिर भी इट इज ए टोटली न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हिंदी से था। मैथमेटिक्स से बहुत प्यार था, वो तो आपने मैथमेटिक्स से बहुत प्यार था। फिर जब +2 के लेवल पे आए, थोड़ा कंसंट्रेट हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, 4 चीज़ें। तो अब हिंदी छूट गई, मतलब वो ऑफिशियली छूट गई। ऑफिशियली हाँ, ऐसे तो जहन में जो है और दिल में जो है, आत्मा में जो एकेडमिक से मतलब निकली। हाँ जी। तो उसमें फिर मैथमेटिक्स में रहा। फिजिक्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स होता है, और इसलिए इंटरेस्ट बढ़ा होगा मेरा, अब मैं लुक बैक करूँ अगर, कि वो मुझे दिख रहा था, वो फिजिक्स दिख रहा था। आप विजुअलाइज करते पूरा, दिख रहा था हर चीज। हम लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट हमें दिख रही है, हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट्स हैं हाथ के अंदर में, करंट्स हैं, बैटरीज हैं, मोशन है, चीज़ें ऑसिलेट कर रही हैं। तो जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे वो हमें दिख रही थी। यस सर। वहाँ से वो इंटरेस्ट आगे बढ़ा। और सर आपके इंटरेस्ट ने तो मतलब बहुत लोगों ने, हम सब ने आई गेस आपकी बुक पढ़ के ही हम इस कॉलेज तक पहुंच पाए हैं। अभी सर आपकी एक रीसेंट बुक भी आई है, आपने बताया था, कैलकुलस द क्वीन ऑफ मैथ्स। सर वो कब आपने स्टार्ट की थी लिखना? वो 3 इयर्स, 3 इयर्स बैक। 3 साल पूरे उसके अंदर में, थोड़ा सा ज़्यादा, 3.25 साल समझ लो। वो उसके अंदर में कंसंट्रेटेड एफर्ट गया है। उसकी स्टोरी ये है कि मेरे बड़े भैया मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, रिटायर हुए। एट द एज ऑफ 75 उन्होंने ये किताब लिखने का प्लान बनाया और शुरू किया। रिटायरमेंट उनका हुआ 1960 में। उसके बाद फिर 15 साल, 60 नहीं, नॉट 75 की एज में, 60 की एज में रिटायरमेंट हुआ। तो उसके 15 साल तक तो उन्होंने खूब स्कूलों में यहाँ वहाँ घूमा, मैथमेटिक्स सबको पढ़ाया, टीचरों को पढ़ाया, सब किया।
फिर बाद में जब उनका वो टूर्स कम हुए 75 का एज होने के बाद से घर में रहे, तो उन्होंने ये राइटिंग शुरू की। ये लेकिन वो 87 ईयर्स की एज में डेथ हुई। 85 ईयर्स तक, 10 साल तक उन्होंने इसमें बहुत काम किया, बट ही कुड नॉट रियली गिव इट ए फाइनल टच। पब्लिश भी नहीं कर पाए ना सर। ना नहीं हो पाया। तो उनकी डेथ के बाद फिर उनकी 2 बेटियां, मेरी भतीजियाँ, यस सर। वो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। एक तो टीचर हैं, एक दूसरी हैं टीचिंग नहीं करती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स डबल MSc है, यस सर। एक इंडिया से एक ऑस्ट्रेलिया से। तो वी 3 डिसाइडेड कि वी टेक अप दिस, यस सर। हम पूरा करेंगे, ये ट्रिब्यूट होगा, एंड फिनिशेस वर्क। हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम पसीना बहाएंगे। यस सर। तो फिर वो तीनों ने मिलकर के 3 साल तक, बिफोर दिस इमोशंस डाई आउट, यस सर। हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। आज की ज़रूरतें जो हमें समझ आती हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ इतने कनेक्टेड हैं, यस सर। तो आज स्टूडेंट्स, भैया हमारे उतने कनेक्टेड नहीं थे, तो आज की ज़रूरतें, आज के स्टूडेंट्स को क्या चाहिए वगैरह, उसके अनुसार पूरे को हम लोगों ने एक उनके सेंट्रल आइडियाज़ फिक्स रखते हुए पूरे को रीफॉर्मेट किया, बनाया। और उसके अंदर से मैंने बहुत सारे कैलकुलस के बड़े जो चीज़ें हमें हमारे ध्यान पर नहीं थी, यस सर। वो बहुत महीन महीन चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली। मिला जुला करके आई एम वेरी हैप्पी, इट हैज़ कम आउट वेरी वेल। और आई एम वेरी श्योर कि जो भी बच्चे उसको पढ़ेंगे, दे विल एंजॉय इट, दे विल Yes, sir. लर्न इट। श्योरली। तो ऐसा है उसका। सर स्टूडेंट्स से मतलब ऑल ओवर इंडिया आपने आई डोंट नो कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है, इतने ज़्यादा बच्चे आपसे इंस्पायर हुए हैं। तो इसी पे मैं मतलब सोचता हूँ कि आपकी अपनी NGO भी है, आप वहाँ पे भी बच्चों को आपने पढ़ाया है। तो एक टर्म होती है, हम टॉपर, फर्स्ट बेंचर और फिर होते हैं बैक बेंचर्स, मतलब ऐसे करके बात करते हैं। सर आपके हिसाब से मतलब कि क्या टॉपर को एक मतलब कैसे वो अलग होता है बैक बेंचर से, मतलब ये क्या इनमें डिफरेंसेस क्या है, या फिर आप ऐसी चीज़ को नहीं देखते कि कोई टॉपर होता है नहीं होता है? देखो, इसको ना 2 अलग अलग इसको देखने के एंगल्स है। यस सर। ओके, एक एंगल जो कि कॉमनली लिया जाता है, यस सर। वो लिया जाता है कि हाउ मेनी थिंग्स यू कैन रिकॉल, यस सर। कितनी चीज़ें आपको याद हैं, और इंस्टेंटली आप सवालों के जवाब दे सकते हो, एग्जामिनेशन के अंदर में लिख सकते हैं। तो जो ज़्यादा अच्छा लिख सकता है, ज़्यादा मार्क्स लेकर के आता है, आपको बहुत सारा मेहनत करता है, घर में पढ़ता है, 3-4 घंटे पढ़ता है, यस सर। चीज़ों को याद करता है, सिंसियर है, जो एकेडमिकली जो स्मार्ट है। होमवर्क देते हो उसको पूरा करता है, वो यस सिंसियर है, सर। यस सर। वो बहुत सिंसियर है। जो होमवर्क देते हो उसको पूरा करता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, याद करता है, आपके सवालों के जवाब करता है, इम्तहान में अच्छा करता है। तो ऐसा जो ग्रुप होता है, इनको वो टॉपर्स। उनको टॉपर्स कहते हैं। और जो इसमें पिछड़ जाते हैं जिस भी कारण से, हाँ। घर में पढ़े नहीं, खेलने में ज़्यादा रह गए और इधर उधर में रहे, यस या सर। घर में पढ़ने का है ही नहीं, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं कि घर में नहीं पढ़ सकते। यस सर। एक कमरा है और एक बरामदा है, यस सर। इसमें अगर 5 लोगों का परिवार रहता है, वहीं खाना बनता है, वहीं टीवी देखी जाती है, वहीं लोग रहते हैं, सोते हैं, तो बहुत मुश्किल है बच्चे के मुश्किल है लिए वरना। यस पढ़ना। सर। तो जिस भी कारण से वो नहीं जो कर पाते हैं, वो फिर पीछे वाले हो जाते हैं, उनको पीछे वाला कारण। बैक बेंचर। यस सर। दूसरा देखने का एंगल क्या है, यस सर। गिवन ए न्यू प्रॉब्लम, गिवन ए न्यू सिचुएशन, जो उसने किताब में नहीं पढ़ी है, चाहे वो 2 घंटा पढ़े चाहे 4 घंटा पढ़े, क्लास में मैंने नहीं बताई है, वो सिचुएशन मैंने नहीं बताई है, गिवन ए न्यू सिचुएशन, कौन कैसा रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो पढ़ा हो या नहीं। हाँ, एक नई सिचुएशन है, उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें कौन टॉपर है, कौन उसके ऊपर सोच पाता है, कौन उसके ऊपर उसके एनालिसिस कर पाता है, कौन उस प्रॉब्लम के ऊपर आगे बढ़ रहा है। क्विक थिंकिंग आप कह रहे हो? हाँ, नहीं, इट्स नॉट क्विक थिंकिंग, आई एम एब्सोल्युटली नॉट इम्प्रेस्ड बाय क्विक थिंकिंग, आई एम इम्प्रेस्ड बाय थिंकिंग। आप अपना पूरा टाइम लो, टाइम लेके मतलब आप अपना पूरा टाइम लो, जैसे उसके बाद आप क्या थिंक कर पा रहे हो। वो क्विक थिंकिंग वाला जो है, वो 180 वो सवाल हैं, उनके आपको आंसर देने हैं 90 मिनट के अंदर में, वो कोई टेस्ट नहीं है, वो कोई टेस्ट नहीं है, वो कोई आपकी कैपेबिलिटी का टेस्ट नहीं है, आपके थिंकिंग पावर का टेस्ट नहीं है वो।
वो तो खाली कितना आपने रटा, कितना आपको याद है, उसका टेस्ट है। सोचने का टेस्ट तो है ही, क्विक का बात नहीं है। बट कैन यू थिंक, आप उसके राइट सॉल्यूशन पे पहुंच पाए कि नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। बट आपकी अप्रोच क्या थी? अप्रोच किया आपने, दैट इज इट। ओके, आपने अप्रोच किया। कल यहाँ टीचर्स की वर्कशॉप थी हमारी, आज भी है उन्हीं के साथ में। तो उसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार के हमने खड़े किए, तो किन्हीं टीचर्स ने उसके ऊपर कुछ जवाब दिया जो कि बहुत ही गलत किस्म का जवाब था। हाँ, लेकिन थोड़ा ओरिजिनल थिंकिंग थी, क्विक जवाब नहीं दिया उन्होंने, सोच का जवाब दिया, सोच का जवाब दिया। ओके, तो मैंने पहला रिस्पॉन्स यही किया कि ही इज द पर्सन जिसने मेरे को इम्प्रेस किया। लोग जो फटाफट जवाब दे रहे हैं और गलत जवाब दे रहे हैं, सही जवाब, उससे हमें मतलब नहीं हुआ। लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसने इस नई सी सिचुएशन के ऊपर थोड़ा पहले सोचा तब जवाब दिया, एक अपने वे में, हाँ, नॉर्मल की हाँ, पुराने जैसे। द होल एक्सरसाइज इज, डू वी inculcate this factor कि given a new situation can you think on it। जिंदगी में वही काम आएगा ना। वो जिंदगी का तो कोई सिलेबस बना हुआ है नहीं कि इसको आप याद कर लोगे, उसके आंसर आप याद कर लोगे। वो कैसी कैसी सिचुएशन जिंदगी में आपको मिलने वाली है, दिखने वाली है। तो आपके ब्रेन को एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट। वो जो टॉपर्स का वो श्रेणी है ना, वो एक्चुअली वो इस टॉपर को वो टॉपर बनाना है। यस सर। सर यही हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं, जैसे अप्रोच की हमने बात की, और इंडिया का जो भी करंट एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम इतनी बात नहीं करेंगे, वो कल भी आपने बताया था। तो जो हम स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे जेई, नीट, क्लैट और भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, डू यू थिंक कि ये मतलब कि कौन से वाले टॉपर्स क्लियर कर सकते हैं? आपने 2 टॉपर्स बताए, क्लियर करने का क्या फायदा है? सर वही, अभी 3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, आईआईटी में 3rd ईयर बीटेक के स्टूडेंट ने आईआईटी खड़गपुर में सुसाइड किया, फंदे पे लटक गया। वो एग्जाम क्लियर करने से क्या फायदा हुआ? जेईई एग्जाम क्लियर करने से वही एकेडमिक प्रेशर नहीं से आ गया हो। इट्स नॉट एकेडमिक प्रेशर, उसको ब्रेन को ट्रेनिंग नहीं है। इट्स नॉट एकेडमिक प्रेशर, प्रेशर नहीं होता है। बट सर फैमिली का भी प्रेशर होता है, आईआईटी निकालना है, एम्स वो चक्कर है ना, वही चक्कर है। इट्स अ सोशल इशू, इट्स अ सोशल इशू। फैमिली को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि जो बच्चा आपने इतने प्यार से पढ़ा लिखा करके और इतनी उम्मीदों के साथ कि ये बहुत अच्छा करियर बनाएगा, बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा, जेईई में पास हो गया, आपने खुशियां मनाई, वो बच्चा अगर वहां जा करके डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, और कुछ बच्चों को कुछ नहीं होता है तो फाइनली वो अलविदा हो जाते हैं। तो क्या फायदा हुआ? ये हमें पेरेंट्स को, सोसाइटी को एजुकेट करने का जरूरत है। जेईई करना बहुत अच्छी बात होती है, आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैशन फॉर इट। हाँ, नहीं, पैशन की भी उतनी बात नहीं, पैशन की भी उतनी बात नहीं। आई कैन एडेप्ट इन ए न्यू सिचुएशन। ओके, मेरे को नहीं है पैशन, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को यही मिला है। मेरे को इसमें पैशन नहीं था, लेकिन मुझे यही मिला है। वो इक्वेशन नहीं है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। ये तो जिंदगी क्या क्या दिखाएगी कौन जानता है। तो मुझ में ये चाहिए, एडेप्टेबिलिटी चाहिए कि हम उस नई सिचुएशन के साथ में एडजस्ट करें, उसको सीखें, एनालाइज करें, उसके अंदर में फिर अपना सिक्का जमाएं। वो ट्रेनिंग होना चाहिए। वो ट्रेनिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम और प्लस हमारी सोसाइटी लैक करती है। हमारी सोसाइटी उसको वो तरजीह नहीं देती है, उसको महत्व नहीं देती है। किसी के अंदर में वो क्वालिटीज इनकलकेट हो रही हैं, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एग्जामिनेशन के अंदर में कैसे कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे कर रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे कर रहे हो, स्कूल एग्जामिनेशन में, यूनिट टेस्ट में कैसे कर रहे हो, उसको, उसके ऊपर सारा फोकस है। वही तो हम लोगों को, हम अपने बच्चों को एक बहुत ही कमजोर बना रहे हैं। जिंदगी जीना जो है बहुत खूबसूरत जिंदगी है, और दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस होने हैं और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होनी। अचानक से एक दिन आप पन्ना खोलते हो और सुनते हो कि 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर में हमला। नो वन एक्सपेक्टेड दैट, नो वन। तो जिंदगी आपको बहुत तरह के चैलेंजेस पेश करने वाली है,
और अगर आपने उसके लिए आप ट्रेंड नहीं, उसके लिए आपने अपनी क्षमता विकसित नहीं की है कि एक नए सिचुएशन में मिले तो मैं कैसे उसको हैंडल करूं, साइकोलॉजिकली आप इतने वीक हो, बिल्कुल इतने वीक हो, सो कॉल्ड फेल हो गए या कम ग्रेड आ गए, तो ये हो गया। अब तो आप जेई छोड़ो, क्लास 10th के बोर्ड का एग्जाम निकला, उसके लिए इतना कराते हैं उसके लिए इतना कराते हैं, वही और इतना टेंशन होता है 10th के बच्चों को, 10th लिटरली के 15 बच्चे year को। olds। 10th का बोर्ड का रिजल्ट निकला है, मैं यहाँ आया हूँ उसके 2-3 दिन पहले कहीं निकला है, और मैं प्रयागराज में था, एक देना था मेरे को, लेक्चर देना था। वहाँ मुझे फ़ोन आया कानपुर के अमर उजाला अखबार से कि कल बोर्ड का रिजल्ट निकला और एक स्टूडेंट जिसने 10th के बोर्ड में 79% मार्क्स पाया, उसने 10th के स्टूडेंट 10th पास किया उसने, 79% का स्कोर आया उसको यूपी बोर्ड में या सीबीएसई में, किसमें पता नहीं, लेकिन उसका जो एक्सपेक्टेशन था कि मेरे को अबव 90 तो आना चाहिए, अबव 90 नहीं आया, उसको 79 आया, उसने दुनिया छोड़ दी। ये बच्चों में ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आ कहाँ से रहे? अब कोई प्रेशर है क्या ये? लेकिन 10th क्लास तो वही मैं कह रहा हूँ, ये जो घटनाएं हो रही हैं आईआईटीज के अंदर में, सुसाइड्स हो रहे हैं, इट्स नॉट एकेडमिक प्रेशर। इस बच्चे को क्या एकेडमिक प्रेशर था? इस 10th क्लास के बच्चे को क्या एकेडमिक प्रेशर था? ये अपनी साइकोलॉजिकली जो हम फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, हम एकदम नाजुक होते जा रहे हैं। बहुत कुछ है लाइफ में अभी 10th के बाद। यस इट हैपेंस, कई बार होता है, अखबारों में हम पढ़ते हैं, बहुत दुख होता है, इतने छोटे बच्चे। वही है। तो प्रॉब्लम प्रेशर का नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमने शुरू से उनकी ओरिएंटेशन को स्टिग्मा गलत करके रखा हुआ है कि आप इम्तिहान पास करोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी होगी, और इम्तिहान में आप अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो जिंदगी खराब होगी। 10th कर लो फिर सेट है। हाँ, जो भी है, जितने आप अच्छे नंबर लाओगे उतनी आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। हाँ। ये जो एक सेंट्रल थीम है जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी चल रही है, पेरेंट्स चल रहे हैं, टीचर्स भी चल रहे हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है, वो सब वो बड़ी बड़ी फोटो लगाएंगे, हमारे यहाँ से इतने बच्चों को 95+ आया, इतने को 90 आया, ये हमारा ये टॉपर है, वो टॉपर है। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले हैं वो बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे कि इसको 50 लाख का मिला, इसको ये 1 CR का मिला, ये वो। तो ये बहुत लोगों को कष्ट दे रहा है। तो मेरे को, अभी मेरा ओपिनियन है, आप अपना बताना। मेरे को लगता है इसमें जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है ना, उनका भी काफी रोल है, क्योंकि वो जो एक होप देते हैं ना बच्चे को, वो जैसे कि आप कोई कोटा जाओगे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करोगे, सर लाखों में बच्चे आते हैं, और वो हर एक बच्चे को होप देते हैं कि आप IITian हो। और बच्चे वो होते तो छोटे ही है ना सर एज में, उनके दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं 2 साल निकालूंगा, मैं IITian बन के ही निकलूंगा यहाँ से। तो मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट्स का भी कुछ रोल है इसमें ना काफी। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो, यस सर, they are not academic institutes first of all, and they are honest enough, they do not assure you कि वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको अश्योर सही या गलत, लेकिन वो आपको अश्योर यही करते हैं कि आपको हम एग्जामिनेशन में और सक्सेस दिलाएंगे और आप IITian बनोगे, किस आप जाओगे, उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे, आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो लेकिन ये बहुत क्लियर उनकी तरफ से बताया जाता है कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर बताया जाता है, दे आर ऑनेस्ट एनफ इन दैट सेंस। वो कहते हैं चैप्टर मत पढ़ो, ये उसका समरी रहा, इसको रख लो, हाँ ये मॉड्यूल रहा, किताब इतनी मोटी कहाँ से PYQs है, ये कर लो। हाँ, तो ये जो है ना वो कह के करते हैं, लेकिन जब वो कह के करते हैं तब भी हम जाके फंसते हैं, तब भी हम जा करके फंसते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम है ना, देखो। और वो तो बिजनेस हाउस है, उसमें तो कोई कुछ चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, उनको तो पैसे कमाने, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, पैसे कमाना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी के जिंदगी को कमजोर करके पैसे कमाना, दैट इज एथिकली रॉन्ग, वो तो बहुत अनएथिकल है। और वो कमजोर होते हैं, जाके कमजोर होते हैं। एट द एंड है भी सर, बच्चे 16-17 साल की उम्र में आपको इतना एक्सपोजर भी नहीं होता है। आपको सिखाते, आप उनको सिखाते हो कि सोचना मत, सोचोगे तो टाइम बर्बाद होगा,
हाँ, टाइम बर्बाद होगा, 2 सवाल कम 2 बनाओगे, सवाल कम 2 बनेंगे, सवाल कम बनेंगे तो चांसेस तुम्हारे कम हो कम हो जाएंगे। जाएंगे। आपका बोलते ना सर, हमें याद है जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तुम अगर 2 घंटे नहीं पढ़ोगे तुम्हारा रैंक इतने लाख नीचे हो जाएगा। हाँ। वही तो सर। ये सब जो है ना, ये बिजनेस हाउस को एकेडमिक्स से फाइट आउट करना, यस सर। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है ना। बिजनेस हाउस की जो स्ट्रेटजीज हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग करना, लोगों को एडवर्टीजमेंट के अनुसार उसको अट्रैक्ट करना, उनके माइंड के साथ थोड़ा प्ले करना, उनको इस तरह के ख्वाब दिखाना, यस सर। तो ये जो एक बिजनेस की स्ट्रेटजीज हैं, उसको एकेडमिक्स के माध्यम से तो हम काउंटर एक्ट नहीं कर सकते हैं, यस सर। लेकिन एक सोशल अवेयरनेस जरूर हम फैला सकते हैं। हम पेरेंट्स को बता सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, हम इस बात को बता सकते, एविडेंसेस सामने हैं, आपकी आंखों के सामने कितने बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस में होते बिल्कुल। हैं। यहाँ का मुझे पता नहीं है, लेकिन आईआईटीज में तो काउंसलिंग सर्विस एकदम टोज पे रहती है। हाँ, बहुत टोज पे रहती सर। है। ओके, तो ये जो इतने सामने दिख रहे हैं एविडेंसेस, ये हम सोसाइटी के अंदर में बातें ला सकते हैं, ये अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये आंदोलन कर सकते हैं, ये मुहिम चला सकते हैं, यस सर। है ना। उनको हम कुछ काउंटर एक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन हमें चाहिए ऐसा। सर यही वजह से आपने देखा होगा, परसों आपको पता है नीट का एग्जामिनेशन था, एंड जितना मुझे मतलब पता है, नॉलेज है, तो आई गेस फिजिक्स इस बार टफ आई थी, और जो बच्चे जिनके 600 नंबर आए थे मॉक्स में, 700 आ रहे थे, उनके अब 500 भी टच नहीं हो रहे सब। मतलब कि मैं अपने पर्सनल दोस्त सब बहुत परेशान है कि ये क्या हो गया, बहुत मतलब कि एनटीए ने क्या कर दिया वगैरह। उनके लिए भी आपका मैसेज है, मतलब ये वही एग्जामिनेशन वाली बात आ गई, कंपटीशन वाली बात आ गई। नहीं, नीट का जो है, उनके लिए तो देखो, जो जो नीट का एग्जाम हुआ और रैंक कम आई, इसके अंदर में फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन डिस्टिंक्शन तो होते नहीं होते। इनके पास अगर इतनी सीट है, एन नंबर की सीट है, तो एन नंबर के एडमिशन हो रहे हैं। आप 600 लाओ चाहे 500 लाओ, क्या फर्क पड़ता है। यस सर। अगर टफ आया है और सबकी कम 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 नंबर आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। वही एक्सपेक्टेशन हो जाती है, क्या नंबरों से क्या फर्क पड़ता है भैया। yes, यहाँ तो उसके पास अगर इतनी सीटें हैं, yes, जितनी भी हैं, मुझे बताया गया 1,20,000, पता नहीं, आई डोंट नो, मेडिकल का मुझे पता नहीं है, आईआईटीज का मुझे पता है, एनआईटीज का पता है मुझे। तो मेरे पास इतनी सीटें हैं, आप अच्छा करो खराब करो, टफ पेपर हो या बिना टफ पेपर हो, ना उनको तो उतनी सीटें भरनी है, सीट्स उतनी भरनी। अगर आपने उतनी लर्निंग की थी कि आपको 700 आना चाहिए था और आपको 600 आया, तो कोई बात नहीं, 600 पे एडमिशन हो जाएगा, 500 पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहती गंगा में हाथ धोने गए थे, फिर आपको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन पेपर हल्का था, तो तुक्के में आप भी 700 ले आए, अब नहीं लाओगे। उनको प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, और क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है, तो हर किसी को अब रैंडम चांस हो गया कि किसका एक सवाल गलत हो गया, किसका एक सवाल ठीक हो गया, उसमें आप भी निकल गए। अगर वैसी आपकी तैयारी थी, और इसलिए आप 700 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब जरूर आपके लिए परेशानी है। सर नीट में लेकिन एक ट्रेंड भी देखा होगा आपने, ड्रॉप लेते हैं बच्चे, 2-2, 3-3, 4-4 साल ड्रॉप लेते हैं। कुछ अपनी मर्जी से लेते हैं, कुछ फैमिली प्रेशर से लेते हैं, मतलब अपने लाइफ के इतने 2-3 साल निकाल जाते हैं जिसमें वो इतने स्किल्स ऑब्टेन कर, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2-2, 3-3, 4-4 साल घर बैठ के तैयारी करना वगैरह, उस पे मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने पे भरोसा करो, आप में बहुत अंदर में बहुत ताकत है, आप अपने ऊपर भरोसा करो। फैमिली शुरू से सिखाती है ना अपने ऊपर भरोसा नहीं करना। यस। वो छोटी सी क्लास में लोगों को ट्यूटर लगाते हैं, घर पे आके ट्यूटर पढ़ाते हैं, माता पिता उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको बड़े स्कूलों के जो होमवर्क आते हैं तो वो दोनों पेरेंट्स मिल करके उनका होमवर्क कराते हैं। पेरेंट्स को फुर्सत नहीं है तो ट्यूटर को लाते हैं, खास करके जो हाई अप फैमिलीज हैं। तो आप बच्चों को शुरू से ये ट्रेनिंग दे रहे हो कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। जब कुछ नहीं होने वाला तो जॉब इनसिक्योरिटी आती है, और तब ये चीजें बनती हैं, कि किसी तरह से भैया हो जाना, ये एग्जाम पास हो जाए, जितने मजा टाइम लगे, बस ये एग्जाम पास हो। लेकिन अगर अपने को ये कॉन्फिडेंस है कि हम है ना,
तब आप हर क्षेत्र के अंदर में और हाथ पैर डाल सकते हो और आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एग्जाम है तो है, नहीं है तो नहीं है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम अपना स्टार्टअप शुरू कर देंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग जो हमारे बड़े गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, हम लोग ही अपने बच्चों को शुरू से उनके ब्रेन में ठूंस रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें असिस्टेंस चाहिए, तुम्हें एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारे अपने बस का तो कुछ है ही नहीं। हम ये कर करके उनको इतना कमजोर बना देते हैं कि उनको लगता है कि हमने नीट नहीं क्वालिफाई किया तो फिर हमारी तो जिंदगी खत्म, फेलियर हम वही, जेई नहीं क्वालिफाई किया तो हमारी तो जिंदगी फेलियर है, खत्म। चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और उसके लिए एग्जर्ट करना, मेहनत करना, दिमाग से मेहनत करना, हाथों से मेहनत करना, ये जाना चाहिए ना शुरू से फैमिलीज के अंदर में। तो वहां से गड़बड़ शुरू हो रही है। इसलिए ये सारी जो चीजें ना, ये एक सोशल अवेयरनेस का कैंपेन, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। आर्ट, फाइन आर्ट के अंदर में हमारे यहाँ एक बच्ची क्लास 11th में फेल हो गई थी केंद्रीय विद्यालय में हमारे कानपुर में। उनकी मम्मी हमारे साथ काम करती हैं, तो उन्होंने बताया 11th में फेल हो गई, इतना इसको ट्यूशन कोचिंग सेंटर भेजा, फिर भी फेल हो गई। अब क्या करूं मैं, इसको कोचिंग बदल दूं क्या? यानी एजम्पशन है कि बिना कोचिंग के आप नहीं पढ़ सकते हो। तो हमने कहा क्यों भेजते हो कोचिंग, सच बात, जरा मेरे से बात करा दो। तो उसने फिर वो बच्ची से बात की मैंने, अवनी नाम है वो उसका, और हमें बात करके लगा कि इसका तो सोचने का स्तर ठीक ठाक है, इसको फेल करने लायक तो है नहीं है। तो हमने उसके मम्मी को बताया कि देखो आप दूसरे कोचिंग में डालोगे ना तो ये फिर से फेल हो जाएगी, और पहले कोचिंग पहला दूसरा कुछ मत करो आप इसको कोई ट्यूटर नहीं लगाना। और हमने उससे बात किया लड़की से, और शी वाज ओके विथ इट। हमने कहा कि आप एनसीईआरटी की किताब एक राउंड आप पढ़ चुके हो फेल होने के पहले, आप फिर से पढ़ो, जाओगे अगले क्लास 11th में, आपको दोबारा जाना ही है। अब आप अपने से पढ़ना, खुद से। अब आप पन्ना खोलना, पढ़ना, और पढ़ते समय में सोचना क्या लिखा है, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, उस पैराग्राफ के मायने आप निकालना अपने से। कर सकोगे ना, सेल्फ एनालिसिस कर सकोगे ना? तो उसने कहा कि हाँ हम कर सकेंगे, हम करेंगे। फिर हमने उनकी मम्मी को ये कहा कि आप इसको कुछ ना करो, छोड़ दो, इसका नाम लिखा दो 11th में दोबारा केवी में, तो खुद ही हो जाएगा। उसका तो आप कुछ ना करो और इसको पढ़ने दो, इसको पढ़ लो, अपने से पढ़ने दो। और मेरा जिम्मा रहा कि इसको पढ़ने के बाद भी अगर कुछ नहीं समझ आता है तब मेरे पास उसको भेजना, हम उसके सेशंस करेंगे। तो अमूमन ऑन द एवरेज मुझे लगता है कि 5-6 दिन के अंदर में वो बच्चे आती थी हमारे पास में, अंडरलाइन कर करके ये क्या लिख दिया, इससे तो ये निकल रहा था, इन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया, क्वेश्चंस लेकर के अब आ रही है। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना। उसको मौका तो दो, उसको मौका ही नहीं दे रहे हो, ट्यूटर लगा दे रहे हो। उसको मौका तो दो कि वो अपने को साबित, अपने को पहचान सके, वो अपनी ताकत को वो पहचान सके। उस बच्चे ने 11th क्लास के केंद्रीय विद्यालय के एग्जामिनेशन के अंदर में अपने क्लास में फर्स्ट लाई। पहले यूनिट टेस्ट से ही उसने टॉप करना शुरू किया और बहुत अच्छे नंबरों से उसने 11th पास किया, फिर बाद में 12th पास किया, और उसके बाद उसने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया। हाँ, और वी वर वेरी हैप्पी क्योंकि हमें पता था कि वो पेंटिंग में अच्छी करती है, तो हम भी उसको कह रहे थे कि आप देखो आप क्या करोगे। तो उसने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया, NIFT का एग्जामिनेशन क्लियर किया, NIFT भोपाल कैंपस में उसका एडमिशन हुआ, उसने वहां से उसको पूरा किया। अभी वो अपना कुछ 50-55 हजार की जॉब लगी है, पैसे कमा रहे हैं और सपोर्ट को कर रहे हैं। मतलब एक क्यूरियोसिटी जब उनमें बिल्ड हुई, मतलब आप उसकी अपनी जो अंदर की ताकत है उसको डेवलप करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि कमजोर करना है। ये जितने ट्यूशन सेंटर्स होते हैं ना, और घर पे आके ट्यूटरिंग कराओ या बाहर में कराओ, जब आप बोलोगे कि तुमसे चला नहीं जा रहा है, चलो हम तुम्हें व्हीलचेयर पे बिठा देते हैं,
आप उसके पैरों को कमजोर करते हो ना, आप उसके पैरों को कमजोर करते हो। ये एक सोशल इशू है ये। देखो, इसको आप एजुकेशन सिस्टम को हम बदल दें, ये कर दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये एक सोशल इशू है, एक कंपेन होना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए। आप लोग अभी इस स्थिति में आ गए हो कि ये अवेयरनेस आप फैला सकते हो। पूरी सोसाइटी के अंदर में ये मैसेज डालो, आप पॉडकास्ट करते हो, आपके व्यूअर्स बहुत सारे व्यूअर्स बढ़े हैं, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप ये मुहिम चलाओ कि लोग खुद को समझें, खुद की ताकत को समझें, दे कैन डू इट, मान के चलें कि यस मैं कर सकता हूँ, उसको मैं करूँगा। कहीं अटकूंगा तो सोसाइटी इतनी बड़ी है, बहुत सारे लोग आगे आएंगे आपको साथ देने के लिए और आपकी समस्याओं में सुलझाने के लिए। लेकिन आप अपने कदम नहीं बढ़ाओगे और सोसाइटी ही सब कुछ करेगी तो आप कमजोर हो जाओगे। बिल्कुल सर। और जिंदगी पता नहीं कौन कौन से रंग दिखाने वाली, आप कमजोर रहोगे तो फंस जाओगे। यस सर, मजबूत बनो। दैट इज इट। थैंक यू सर। बस टाइम खत्म होने वाला है, मतलब बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एक कोई लास्ट छोटा सा मैसेज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो आप कैमरा की तरफ देखते हो। बस बिल्कुल यही मैसेज है। बहुत फर्क नहीं होता है, जिसको आप कहते हैं ना कि ये बैक बेंचर है और ये टॉपर है और इसने ये लाया, इसने वो लाया। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की ह्यूमंस में एक वो स्ट्रेटा है, एनिमल वर्ड है, राइट। उसके बाद वो इंसेक्ट्स हैं, वो बैक्टीरिया हैं। तो ये जो इंटेलेक्ट है ह्यूमन का एक छोटा सा रेंज है। उसके बाद बहुत लंबे गैप के बाद फिर दूसरा स्पीसीज आएगा, फिर तीसरा स्पीसीज आएगा। हम इसी को जूम कर देते हैं इतना ज्यादा, कहते देखो ये तो बहुत टॉपर है और ये तो लूजर है, इसको तो कुछ नहीं आता, इससे तो कुछ नहीं हो सकता, इससे तो बहुत कुछ हो सकता है। इट्स ए काइंड ऑफ एन एप्सिलॉन डेल्टा डिफरेंस। हर एक, अगर वो ह्यूमन है और वो एक हेल्दी ह्यूमन है, उसके दिमाग में कोई ऐसा लोचा नहीं है, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है दिमाग में, ओके। वो एक नॉर्मल पर्सन है। 30 नंबर लाने वाला 100 में, वो भी नॉर्मल पर्सन है। 70 नंबर लाने वाला भी है और 90 नंबर वाला भी है। वो अगर ह्यूमन है, एक हेल्थी ह्यूमन है, तो उनकी कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क नहीं होता है। वो एक स्ट्रक्ट है। हम उसको इतना जूम करके देखते हैं कि लगता है कि एक तो एकदम ही बेकार है, ये तो बहुत ही अच्छा है। द होल थिंग कि आप ह्यूमन होने के नाते जो आपकी अंदर कैपेबिलिटीज हैं, आप उसको इस्तेमाल करो, आप उसको अप्लाई करो, आप उसको यूज करो। नेवर बी डिमोरलाइज्ड कि हमसे तो कुछ नहीं होता, हम तो बहुत खराब हैं, हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, सारी मुसीबतें हमारे ही ऊपर क्यों आती हैं, हम ही क्यों हमेशा फंसते हैं। ये सब सोचना बंद करो। अपनी क्षमताओं को पहचानो, उसको इस्तेमाल करो। है सबके अंदर में है, चाहे कम नंबर लाओ चाहे ज्यादा नंबर लाओ। और दुनिया इतनी बड़ी है ना, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कुछ भी सोच लोगे उसी के अंदर, आप सोच सकते हो तो आप उसी में एक्सेल करोगे। आप जिस भी तरफ सोच लोगे हमें यही करना है, तो उसी में आप एक्सेल करोगे और अपनी जगह बनाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।